नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां हेमंत सोरेन से जुड़ी इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर। 31 घंटे बाद रांची में दिखे हेमंत सोरेन। सीएम आवास से सर्किट हाउस निकले सोरेन की तस्वीर आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें, महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं सोरेन और दिल्ली से चुपचाप रांची सोरेन चले गए थे, जिसको लेकर हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि आखिर सड़क के रास्ते झारखंड पहुंचे हैं सोरेन और सोरेन का प्लेन दिल्ली में ही खड़ा है। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, ये तस्वीर अब 31 घंटे बाद सामने आई है और इस बीच लापता सोरेन की ये पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने दिखाई। फिलहाल वो कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन अब से कुछ ही देर पहले सरकारी आवास से निकले हैं और सर्किट हाउस, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति इस वक्त झारखंड में बन रही है और पिछले 2-3 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, आज सुबह से तमाम खबरें इस तरह की आ रही थी कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, लापता हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर भी जारी कर दिए थे, मुख्यमंत्री को ढूंढने। लेकिन रजनीश, पहला बड़ा सवाल, 31 घंटे तक कहाँ थे हेमंत सोरेन? क्योंकि अब भी जब सामने आए तो शीशा नीचे करते हुए, हाथ वेव करते हुए निकल गए, कोई सवालों का जवाब नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए, कोई सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। बहुत कोशिश की गई, लोगों ने उनको फॉलो किया, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। बैठक करेंगे, बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, जो राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त बन रही है उसमें हेमंत सोरेन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है, बैग एंड बैगेज के साथ उन्होंने विधायकों को बुलाया है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच राजभवन की ओर से भी लगातार झारखंड की जो सियासी हलचल है उस पर नज़र बनी हुई है। थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी और DGP को भी बुलाया गया था। कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी इंपॉर्टेंट जगह है, चाहे वो राजभवन हो, मुख्यमंत्री का निवास हो और ED दफ्तर, जहां पर कल भी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल 1 बजे का समय दिया गया है। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इस पर तमाम जो नजरें हैं वो बनी हुई है। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैठक उन्होंने बुलाई है विधायकों की, उस बैठक में वो क्या कुछ कहते हैं। लगातार बढ़ती मुश्किलों के तहत जो संकेत बैठकों को मिल रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं। लेकिन इस बीच रजनीश, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से इस वक्त एक्शन हो रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो बिहार में हुआ था वही झारखंड में भी होने जा रहा है? क्योंकि 1997 में जब लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब 27 साल बाद 2024 में झारखंड में वही स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच से हेमंत सोरेन के सामने गिरफ्तारी का संकट है। ऐसे में क्या जेल जाने की स्थिति बनी तो क्या उनकी पत्नी कल्पना झारखंड की CM बनेंगी? ये इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब नजर है अब से थोड़ी देर होने वाली बैठक पर, और सोर्सेस के हवाले से इसी बैठक को लेकर एक बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष के पास है, जहां आपको बता दें, बैठक में बड़ा फैसला ले सकते हैं सोरेन। अब सोर्सेस के हवाले से ये जो खबरें मिल रही हैं रजनीश, ये एक बड़े संकेत दे रही हैं, क्योंकि हर चीज की टाइमिंग को अगर जोड़ा जाए तो ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ गिरफ्तारी का संकट लगातार शिकंजे में कसते जा रहे सोरेन, और दूसरी तरफ आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक हलचल को देखते हुए बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इस बात का अंदाजा, इस बात की जानकारी हेमंत सोरेन को भी है और लगातार ED के समन्स को वो स्किप कर रहे हैं, ED के सामने पेश होने से बच रहे हैं। ज़रूर उनकी पार्टी ने और उन्होंने रणनीति बनाई होगी, उन्होंने सोचा होगा कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद की स्थिति झारखंड की क्या होगी। इस पर यह बैठक बुलाई गई है और जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर बैठक बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के सियासत के लिहाज से और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति के लिहाज से ये बहुत बड़ी और अहम बैठक है। कोई भी बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लिया जा सकता है। वो फैसला क्या होगा वो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक और सम्मन उनको जारी किया है कल दोपहर में पेश होने के लिए। अगर वो कल दोपहर में पेश होते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक संकट की स्थिति झारखंड में ना बने, इस लिहाज से वो फैसला आज ले सकते हैं। जी
रजनीश, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, लेकिन इस बीच TV9 भारतवर्ष इस बड़ी खबर पर एक जानकारी आपको दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया कि आखिर 31 घंटे तक हेमंत सोरेन कहां पर रहे और 31 घंटे बाद उनकी ये तस्वीर सामने आई है जहां बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है। और रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे तौर पर आपको बता दें, हेमंत सोरेन और उनकी हर गतिविधि को ट्रैक करते हुए एक जानकारी दे रहे हैं, उनकी उस मूवमेंट को देखते हुए जहां ईडी की उनको तलाश है, वहीं अब राजनीतिक हलचल को देखते हुए किस तरीके से बड़े फैसले रांची में लिए जाने वाले हैं उसको लेकर भी आगे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। इस बीच बिहार की खबर भी बड़ी है, क्योंकि तेजस्वी यादव से करीब 2 घंटे से ईडी पूछताछ कर रही है और जमीन के बदले नौकरी के मामले में हो रहे सवाल जवाब को लेकर सबकी नजर है। आपको बता दें, पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी की पेशी की यह तस्वीर हम आज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर भी आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी और ये उस वक्त की तस्वीर है जब भारी भीड़ के चलते अंदर जाने में समय तो लगा। हालांकि कल हमने देखा था कि इसी दफ्तर में लालू यादव की एंट्री से पहले सवाल हो रहे थे, हंगामा हो रहा था, गाड़ी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें लगभग आधे घंटे तक गेट पर वेट करना पड़ा। लेकिन आज की ये तस्वीर जहां तेजस्वी भी ईडी दफ्तर के बाहर कई मिनटों तक इंतजार करते नजर आए, क्योंकि यहां कार्यकर्ताओं की भीड़ और उनके हंगामा लगातार विरोध हो रहा था और पटना के ईडी दफ्तर में ही तेजस्वी की पेशी से पहले समर्थकों की ये मौजूदगी थी। अब जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की। ईडी आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव करीब 11:30 बजे पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, जिन्होंने गाड़ी का घेराव किया। तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी होती रही और काफी मशक्कत के बाद उनकी गाड़ी ईडी दफ्तर के अंदर पहुंची। तेजस्वी आज सुबह जब पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचे तो वहां आरजेडी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम था। तेजस्वी यादव के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। ये तस्वीर देखिए। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, तेजस्वी से हो रही पूछताछ को लेकर फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पिछले लगभग 3 घंटे से तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त की जानकारी ये है कि उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव यहाँ पहुँचे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वो यहाँ बैठे हुए थे, अभी गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी तस्वीर हम आपको दिखलाएंगे। तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। कल लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती आई थी। आज तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव आए हैं अपना समर्थन लेकर, एकजुटता दिखाने के लिए। समर्थकों का हुजूम पहले की तरह है, यानी कि 10 बजे सुबह से ही समर्थक यहाँ पे जुट गए थे। लगभग जितने विधायक हैं, लगभग तमाम विधायक यहाँ पर एक एक करके आपको दिख जाएंगे। पूर्व मंत्री भी आपको दिख जाएंगे, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश यादव, शक्ति यादव, तमाम पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वो कल भी दिखे थे और आज तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने भाई के समर्थन में। हालांकि जो मामला है वो लैंड फॉर जॉब का मामला, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव से लेकर के उनकी पत्नी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव, लेकिन तेज प्रताप यादव के खिलाफ अभी तक एक भी मामला नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। देखिए, आपको हम तेज प्रताप यादव को दिखला रहे हैं। तेज प्रताप यादव देखिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव आए थे यहाँ पर, कुछ देर वो यहाँ पर बैठे और उसके बाद से बाहर निकल के जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने इनका भी स्वागत किया। हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही, तेजस्वी तेज प्रताप के समर्थन में नारेबाजी होती रही। सुबह से 11 बजे लगभग यहाँ पर तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, लेकिन उसके पहले 10 बजे ही यहाँ पर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया था। विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुँच गए थे और कल भी जो स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लालू प्रसाद यादव से जिस तरह से 10 घंटे पूछताछ हुई, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, ईडी के सूत्र, कि तेजस्वी यादव के लिए सवालों की जो फहरिस्त है ईडी के पास वो और ज़्यादा है, क्योंकि लालू यादव के लिए 50 से ज़्यादा सवाल थे, लेकिन सीधे सवाल थे। तेजस्वी यादव को लेकर के ज़मीन कब ली गई, किसके नाम से लिखाई गई, उसके बाद से फिर लालू परिवार के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ। तेजस्वी के नाम पे, हेमा यादव के नाम पे, मीसा भारती के नाम पे भी जो ज़मीन आई पहले किसी और के नाम पे, जैसे हृदय नारायण चौधरी, वो लालू प्रसाद यादव का जो खटाल है, उस खटाल का एक कर्मचारी था, गाय भैंस की सेवा करता था, उसके नाम पर एक ज़मीन आई और वो ज़मीन उसने ट्रांसफ़र कर दी लालू परिवार के नाम पर। इसी तरीके से कुछ ज़मीनें जो उस तरह के लोग जो खटाल में काम करने वाले लोग हैं, जो रेलवे यार्ड में काम करने वाले लोग हैं, और यही वजह है कि परिवार के सदस्यों पर
जिस तरीके से वो ये लालू परिवार शिकंजा के नाम पे कसता जा रहा है, ट्रांसफर हो मुश्किलें जाता है। लगातार बढ़ती जा रही हैं। रुपेश, आपने बहुत सरल तरीके से इस पूरे मामले में जिस तरीके से परिवार की मुश्किलें खड़ी हुई हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी से हो रही पूछताछ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इस पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। भी शुरू। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब तेजस्वी ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ईडी दफ्तर में उनसे इस वक्त हो रही पूछताछ को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। वहीं कल की तस्वीर भी आपने देखी जब लालू यादव यहां पर पहुंचे थे और लालू यादव से 10 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए हैं। अब तेजस्वी से इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, बड़ी खबर आगे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच अब हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर अंदर हो रही बैठक को लेकर। अब से थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि किस तरीके से गाड़ी से बैठक के लिए रवाना हुए हेमंत सोरेन। 31 घंटे बाद नजर आए हेमंत सोरेन। लेकिन एक और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है। उस बैठक की तस्वीर अब आपके सामने है जहां हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करते हुए देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये इस वक्त की 2 सबसे बड़ी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जहां एक तरफ गाड़ी से रवाना होते हुए हाथ वेव करते हुए बैठक में जाने से पहले की ये तस्वीर हेमंत सोरेन की आपने देखी। अब हेमंत सोरेन का इस वक्त सामने आना इसलिए भी सुर्खियां बना हुआ है क्योंकि अभी तक 31 घंटे तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां अब बैठक की हो चुकी है शुरुआत और माना जा रहा है कि बैठक में हेमंत सोरेन बड़ा फैसला ले सकते हैं। बैठक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि झारखंड में महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक हलचल को देखते हुए क्या बड़ा फैसला सर्किट हाउस में हेमंत सोरेन की इस बैठक में लिया जाएगा। तो रांची से आ रही 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी हैं, जिसकी एक-एक जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है। महागठबंधन के विधायकों के साथ सोरेन की बैठक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी बैठक में अब से थोड़ी देर बाद क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर हमारी नजर है और जानकारी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ईडी की इन्वेस्टिगेशन की रडार पर हेमंत सोरेन रहे हैं, पिछले 31 घंटे से हेमंत सोरेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए अब 31 घंटे बाद हेमंत सोरेन के सामने आने के बाद TV9 भारतवर्ष ने गाड़ी से रवाना होती हुई तस्वीर तो आपको दिखाई, लेकिन अब महागठबंधन के विधायकों के साथ सोरेन की बैठक की भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि यही देखना होगा कि अब आने वाले वक्त को देखते हुए महागठबंधन के विधायकों के साथ किस तरीके से बड़े फैसले को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और झारखंड में महागठबंधन के विधायकों की जिस तरीके से इस वक्त ये बैठक बुलाई गई है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि जनवरी का वो पहला हफ्ता था जब 3 जनवरी को यह खबर आई थी कि अब हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई थी। लेकिन आज ईडी की तरफ से बढ़ते संकट को देखते हुए, गिरफ्तारी के संकट को देखते हुए जो बैठक हो रही है उस पर नजर है, क्योंकि सर्किट हाउस में हेमंत सोरेन की यह तस्वीर सामने आई है उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जिसमें बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी और विधायकों के साथ हो रही बैठक में हेमंत सोरेन अध्यक्षता करते हुए क्या बड़ा फैसला लेते हैं, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन इसी झारखंड की रांची में हो रही राजनीतिक हलचल को देखते हुए कई बड़े अहम सवाल भी हैं। हालांकि झारखंड में बड़े सियासी संकट को देखते हुए रजनीश हमारे सहयोगी लगातार हमें बड़ी जानकारी तो दे रहे थे, लेकिन रुपेश मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, झारखंड में क्या अब सियासी संकट भी बढ़ गया है कि विधायक दल की इस वक्त चल रही बैठक की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? जी देखिए, पिछले दफे भी जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, महागठबंधन के तमाम विधायकों को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में जुटाया था, उस वक्त भी पूरी तैयारी कर ली गई थी कि हेमंत सोरेन अब सत्ता हस्तांतरण करने वाले हैं अपनी पत्नी के नाम पर। कल्पना सोरेन को अब मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन उस वक्त अब राज्यपाल ही झारखंड में मौजूद नहीं थे, वो साउथ के दौरे पे चले गए थे। थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि जब लालू यादव पर गिरफ्तारी का संकट आया था तो राबड़ी देवी को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। आज की ये जो बैठक हो रही है उसमें कल्पना सोरेन की मौजूदगी क्या बड़े संकेत देती है?
जी देखिए, इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे। पिछली बार कल्पना सोरेन मौजूद नहीं थी, लेकिन इस बार कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद हैं। कल्पना सोरेन ना तो विधायक हैं, लेकिन और झारखंड में विधान परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा कल्पना सोरेन का बैठक में मौजूद रहना इस साफ साफ संकेत है कि जिस तरह से 1997 में बिहार में जो दोहराया गया था, वही झारखंड में इतिहास दोहराया जा रहा है कि जब गिरफ्तारी की तलवार लालू प्रसाद यादव पर लटकी, उनकी गिरफ्तारी होना तय हो गई थी, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को यहाँ सत्ता सौंप दी है। वही लगभग वही तैयारी झारखंड में। लेकिन क्या कल्पना सोरेन की राह ये इतनी आसान है? ये एक बड़ा सवाल है रुपेश। इसी सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी, उससे पहले एक क्विक अपडेट रजनीश से ले लेती हूं। रजनीश, अब तो बैठक के अंदर की भी तस्वीरें आ गई और बैठक को लेकर हम चर्चा इस लिहाज से कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, आपको एक जानकारी दे दूं, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि इसी महीने की शुरुआत में झारखंड सरकार की 4 साल पूरे हुए थे। पूरी तरह वो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम जो सरकारी अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी के बीच कल्पना सोरेन भी उस सरकारी कार्यक्रम में मौजूद थी। और ये तब की बात है जब हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस मिल चुका था। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से और बहुत लंबे समय से जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ संकट आ सकता है। तो ऐसे में पहले ही वो अपनी पत्नी को इस तरह के कार्यक्रमों में ले जाते रहे हैं और सरकार की वो 4 साल पूरे हुए थे और आज उनकी सरकार की स्थिति खराब हो रही है। हेमंत सोरेन को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उस विधायक दल की बैठक में अगर उनकी पत्नी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत राजनीतिक तौर पर यह मिल रहा है कि हेमंत सोरेन कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में राज्य की सरकार की कमान किसके हाथ में दी जाए, तो उनकी सबसे भरोसेमंद उनकी पत्नी हो सकती है। इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन की मौजूदगी यहाँ पर लेकिन बहुत क्या राजनीतिक लिहाज से सत्ता की ये राह कल्पना सोरेन के लिए आसान है रुपेश? इस वक्त का ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में जो हुआ उसकी तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है और इस वक्त जो बैठक है चल रही है रांची में, उसकी तस्वीर भी हमारे सामने है। इसीलिए हम चर्चा इस लिहाज से कर रहे हैं कि क्या कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सीएम के तौर पर, आगे आने वाले वक्त में वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। लेकिन सत्ता की ये राह क्या उनके लिए आसान है रुपेश? रुपेश, अब मैं आती हूं तस्वीर के साथ साथ अब ये वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जहां देखिए उनके हाव भाव और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रुपेश, क्योंकि 31 घंटे से जिस तरीके से हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अब वो सामने है। 31 घंटे बाद सामने आते हुए महागठबंधन की इस बैठक का हिस्सा बनते हुए हेमंत सोरेन की ये बॉडी लैंग्वेज, हालांकि काफी रिलैक्स जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी और आने वाले वक्त में लिए जाने वाले फैसले पर सबकी नजर। रुपेश, देखिए, उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है पिछले 15 दिनों के अंदर, क्योंकि इसके पहले जब बैठक हुई थी और उसके पहले गांडेय के विधायक सरफराज अहमद को जिस तरीके से इस्तीफा दिलवाया गया था, ये पूरी तरह से तय हो गया था कि आखिर इस वक्त एक विधायक को, जेएमएम के विधायक को इस्तीफा क्यों दिलवाया गया। जैसे ही सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था उस वक्त ये तय हो गया था, चूँकि 6 महीने के अंदर अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का पद संभालती हैं तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी और उसकी तैयारी पहले ही कर दी गई। कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपी जाए उसके पहले जेएमएम के एक विधायक, गांडेय के विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवा दिया गया और ये तैयारी पूरी कर ली गई कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, उसके बाद से गांडेय विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगी, विधायक बनेंगी, फिर सत्ता कंटिन्यू करेंगी। तो ये जो पूरी तैयारी है उनके लिए सत्ता की राह आसान नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इन दिनों में मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। जब इस्तीफा दिलवाया गया, पिछली बार बैठक हुई, हालांकि थोड़ा स्टैंड बाई पर चीज़ें चली गई, लेकिन इस बीच में कल्पना सोरेन ने खुद को ये तैयार जरूर कर लिया होगा कि उन्हें झारखंड की सत्ता संभालनी है। राबड़ी देवी का अगर आप उदाहरण सामने समझें तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। कल्पना सोरेन तो पढ़ी लिखी महिला हैं, राजनीति भी समझती हैं, राजनीति घराने की हैं। उनके ससुर शिबू सोरेन जो दिसोम गुरु कहे जाते हैं, उनके घराने की बहू हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन राबड़ी देवी जिस घराने से आती हैं, जिस तरीके से जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई, ये तमाम चीज़ें थी जब किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार जैसे राज्य की सत्ता राबड़ी देवी संभाल पाएंगी। उसी तरीके से हेमंत सोरेन अगर सत्ता, और वो तैयारी पूरी कर ली गई है। मेरी समझ से जो राजनीति जो संकेत दे रही है, जो इशारे वहाँ भी हो रहे हैं, उसके पहले से तमाम तैयारियाँ कल्पना सोरेन को सत्ता संभालने की तैयारी पूरी उन्होंने भी कर ली और पार्टी ने भी पूरी
पूरी कर ली है। और पिछली बार भी जेएमएम के सभी विधायकों ने अपनी सहमति कहीं ना कहीं जता दी थी कि अगर हेमंत सोरेन पर कोई संकट आता है, और इस वक्त जिस तरीके से हेमंत सोरेन पिछले 36 घंटे से गुम हो गए हैं, रहस्यमयी तरीके से गुम हो गए थे, अचानक वो दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचते हैं सीएम हाउस, और सीएम हाउस से प्रकट होते हैं अचानक से, और उसके बाद से वो सीधे महागठबंधन की बैठक में पहुंच जाते हैं। इसके पहले ये कहा जाता है कि तमाम विधायकों को एकजुट करने की कवायद सीएम हाउस में उनको पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं कि सब पहुंचे और आप अपने लगेज के साथ पहुंचे। आप चूंकि आपको रहना पड़ सकता है यहाँ पर, उनके ठहरने की जब व्यवस्था भी की गई थी उसको लेकर भी टीवी9 भारतवर्ष ने बड़ी खबर दी थी। और रजनीश क्योंकि वहां पर मौजूद है, तो रजनीश, विधायकों का फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कहना है? क्योंकि झारखंड में बदलते राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भी ये देखना जरूरी था कि अगर कल्पना सोरेन को इस बैठक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी का फैसला होता है तो क्या उसमें सबकी सहमति है? देखिए, निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उसमें पार्टी के प्रमुख का फैसला ही अंतिम फैसला होता है, और आमतौर पर जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं ऐसी पार्टियों में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि कोई विधायक ऐसा नहीं होगा जो इस फैसले पर सवाल उठाए। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसला पहले हो जाए, उसके बाद जब विधायक बाहर आएंगे तो उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरीके से देश में ऐसा होता रहा है पहले भी, तो ये कोई नई बात नहीं है। और कल्पना सोरेन को इस बैठक में बुलाया गया है तो उसका मकसद यही है कि जो पावर ट्रांसफर है वो हेमंत सोरेन से अब उनकी पत्नी की तरफ जाएगा, और इसमें कमोबेश सारे विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्री करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और इस वक्त महागठबंधन के विधायकों के साथ जारी बैठक पर ही रजनीश आप नजर बनाए रहे थे, क्योंकि सर्किट हाउस में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहे हैं। और रुपेश हमारे सहयोगी लगातार इसी राजनीतिक हलचल को देखते हुए जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक चौंकाने वाली खबर इजराइल गाजा युद्ध से। वेस्ट बैंक में आईडीएफ के अंडरकवर ऑपरेशन की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। फिलिस्तीनियों के वेश में पहुंची इजरायली फोर्स, ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से सिर पर टोपी, नकली दाढ़ी और अपना वेश बदलकर ये अंदर शामिल होने में कामयाब रहे। कुछ जवान मेडिकल स्टाफ के वेश में शामिल हुए। हॉस्पिटल में हमास पीआईजे के 3 कमांडर्स को मार गिराया। एक जवान व्हीलचेयर लेकर हॉस्पिटल में घुसा, वो तस्वीर सबसे पहले आपके सामने। तो वेस्ट बैंक में आईडीएफ के अंडरकवर ऑपरेशन की ये तस्वीर अब आपके सामने। फिलिस्तीनियों की वेश में इजरायली फोर्स शामिल हुई। वेस्ट बैंक में जिस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, ये पहली बार है कि हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसमें देखिए महिलाओं के वेश में शामिल हुए, व्हील चेयर पर बैठकर, हॉस्पिटल स्टाफ के कपड़े पहने, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेस्ट बैंक के जेनिन में हॉस्पिटल का ये वीडियो सामने आया है। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, मैं चाहूंगी कि आप मुझे यहां ज्वाइन करें, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से सिर पर टोपी, क्या बुर्का तक पहनकर इजरायली सेना के ऑपरेशन का ये जो वीडियो सामने आया है, हॉस्पिटल स्टाफ के कपड़ों में, यहां तक कि पेशेंट बनते हुए, कुछ तो व्हील चेयर पर बैठकर अंदर शामिल रहो। सुरभि, अगर आप इसकी स्ट्रैटेजीज को समझे, सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें, महज 10 मिनट में इस पूरे ऑपरेशंस को पूरा कर दिया गया। और खास बात यह है कि करीबन 12 से 14 ऐसे जो इनके कमांडोज थे, इनके स्पेशल फोर्सेस थे, ये एंटर करते हैं लगातार। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और जो इनको मिलता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, चेक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बात जो लगातार इजराइल की तरफ से बताई जा रही है वो ये कि इस ऑपरेशन को चलाने का मकसद, इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने का मकसद था मोहम्मद जमलान को पकड़ना, यानी वो 27 साल का कमांडर जो अभी भी इजराइल की फोर्सेस के हाथों में नहीं था। असल में जेनिन से ही लगातार अब हमास को वेपनरी सपोर्ट मिल रहा है, उनको आदेश मिल रहा है सुरभि, और यही वजह है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया गया। हॉस्पिटल स्टाफ की यूनिफॉर्म, और उसी स्टाफ की यूनिफॉर्म में जो शख्स है वो दरअसल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, और उसके हाथ में ये गन नजर आती है। वहीं अंडरकवर, मतलब कवर जिस तरीके से किया इस महिला ने, हालांकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर गन्स को बैग के अंदर छुपाकर लाते हुए भी नजर आए थे। एक हैंडबैग इनके हाथ में है, और उसके बाद जब ये अंदर शामिल हुए तो ये देखिए, ये यहाँ पर रुक जाएंगी, और ये यहाँ पर रुकते हुए पीछे के रास्ते पर नजर बना के रखेंगी,
गन शॉट, गन इनके हाथ में नजर आ रही है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई पेशेंट के रूप में यहां पर अंदर शामिल होते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, ये पहली बार ऐसी तस्वीर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली बार ऐसा ऑपरेशन नहीं किया मोसाद ने। मोसाद और स्पेशल फोर्सेज ऐसे ऑपरेशन करती रहती हैं। पिछले साल जुलाई महीने में जेनिन में ही स्पेशल फोर्सेज ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया था जिसमें 9 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा था। खास बात यह कि ये ऑपरेशन कंडक्ट करने के पीछे का मकसद था मोहम्मद जलमनान को पकड़ना और उसके साथ साथ उसके भाइयों को न्यूट्रलाइज करना, जो इन्होंने कर दिया। टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना फिर तस्वीरें सामने आने के बाद कि आप हमारी रडार पर हैं, कहीं पर भी हो, चाहे हॉस्पिटल की आड़ में ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऊपर टाइम देखिए आप, सुबह 5:43 पर ऑपरेशन चलाया गया, 9 से 9:43 पर सभी लोग वापस आ गए थे। और खास बात यह कि अभी भी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लगातार मोसाद की टीम और स्पेशल फोर्सेस टीम जो है वो ऐसे ऑपरेशन जेनिन में कर रही है। उनका मकसद यह है कि जो वेपनरी यानी जो साजो सामान, जो हथियार हमास तक पहुंच रहे हैं, जो फंडिंग पहुंच रही है, उसको किसी भी तरीके से रोक दिया जाए। इसी के लिए ये कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इजरायली सेना के इस कवर्ट ऑपरेशन के बारे में तो इंफॉर्मेशन अब हमने दे दी, लेकिन सुमित, आज जो बड़ी खबर आपने दी है, भारतीय नेवी के 2 बड़े ऑपरेशंस, यही अगली बड़ी खबर है। 35 घंटे में भारतीय नेवी के 2 बड़े ऑपरेशंस को लेकर खबर बढ़ी इसलिए क्योंकि एक ऐसी खबर है जिससे पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाएगा। सोमालियाई समुद्री डाकुओं पर भारतीय नेवी का कहर। नेवी ने ईरान, पाकिस्तान के 36 बंधकों को मुक्त कराया। आईएनएस सुमित्रा ने दोनों ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। बंधकों में 17 ईरानी, 19 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। अब आईएनएस सुमित्रा का ये वीडियो भी जिस तरीके से सुमित सामने आया, ये तस्वीरें आप ही ने भेजी थी। अब इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल जानकारी तो सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बताएं सुमित। देखिए, अगर आप देखें तो ये सोमालिया के वो लुटेरे हैं, पायरेट्स हैं जिनको पकड़ा गया। और खास बात ये भी कि इसके अलावा अभी भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। ये वेस्ट अरेबियन सी का इलाका है और इस इलाके के अंदर इंडियन नेवी ने सर्विलेंस और अपना जो आपका जो रेस्क्यू या फिर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल, अब इंफॉर्मेशन इसी पूरे ऑपरेशन की आपके सामने, क्योंकि 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। आईएनएस सुमित्रा का ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन था। आईएनएस सुमित्रा को सोमालिया के पूर्व और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैतों पर नजर रखने, समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात किया गया था। 28 और 29 जनवरी को आईएनएस सुमित्रा ने ताबड़तोड़ 2 ऑपरेशंस चलाए, 36 बंधकों को मुक्त कराया। ऑपरेशन सोमालिया के पूर्वी तट पर चलाया गया। मछली पकड़ने वाली 2 नाव अल नईमी और एफवी ईमान को सोमालियाई लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। 11 सोमालियाई समुद्री डाकू नाव पर कब्जा किए हुए थे। बीच समंदर जब भारतीय नेवी ने शौर्य दिखाया तो समुद्री लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। आपको बताते हैं, कोची से लगभग 850 समुद्री मील दूर कैसे आईएनएस सुमित्रा का यह ऑपरेशन हुआ। 28 जनवरी को युद्धपोत में मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण का संदेश आया। शिप पर ईरानी ध्वज लगा हुआ था। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने इस शिप के चालक दल को बंधक बना लिया था और इसके बाद आईएनएस सुमित्रा ने ऑपरेशन शुरू किया। नेवी के आते ही सोमालियाई समुद्री डाकू भाग गए। शिप पर 17 ईरानी नागरिक सवार थे जिन्हें सुरक्षित छुड़ाया गया और इसके बाद आईएनएस सुमित्रा को एक दूसरे मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी का पता लगाने का आदेश दिया गया। इस पर भी ईरानी झंडा लगा हुआ था और मछली पकड़ने वाले इस दूसरे शिप पर 19 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। आईएनएस सुमित्रा ने इस दूसरे शिप पर भी ऑपरेशन चलाया, बंधकों को छुड़ा लिया। आपको बता दें, इससे पहले 5 जनवरी को भी भारतीय नेवी ने अपना पराक्रम दिखाया। सोमालियाई तट के पास एक शिप से बंधकों को मुक्त कराया। महासागर के सुरक्षा प्रहरी और 5 जनवरी को नेवी के इस बड़े ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन ही आपके सामने रख रहे हैं, जहां नेवी के डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई का अरब सागर में ऑपरेशन हुआ। लाइब्रेरियाई जहाज को समुद्री डकैतों के कब्जे से छुड़ाया गया। 15 भारतीय समेत क्रू के 21 सदस्यों को मुक्त करवाया गया था। नेवी के ही मार्कोस कमांडो ने डकैतों से शिप को छुड़ाया। चेतावनी देने के बाद जहाज में मौजूद लुटेरे भाग गए। इजरायल हमास युद्ध के बाद स्वेज नहर से भी गुजरने वाले जहाजों को हुथी कैसे निशाना बना रहा है, इसको लेकर बड़ी खबरें आई हैं। हालांकि इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी नेवी इस इलाके में उतारनी पड़ी और इसी के मद्देनजर भारतीय नेवी ने भी अरब सागर में अपने 5 युद्धपोत उतार दिए। यहां से गुजरने वाले इंटरनेशनल जहाजों को सुरक्षा दी। आपको अब बताते हैं अरब सागर में वो कौन कौन से 5 युद्धपोत हैं जो तैनात किए गए हैं। अरब सागर में भारत के 5 युद्धपोत को लेकर ही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आईएनएस कोलकाता, इसकी पोजीशन है लाल सागर और
इंपॉर्टेंट यह है कि स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी है। दूसरी जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं हम आईएनएस कोची की, जिसकी पोजीशन है यमन का सोकोटोरा द्वीप। हुती के ड्रोन अटैक से सुरक्षा को लेकर बड़ी जिम्मेदारी ये निभा रहा है। इसके साथ ही आईएनएस कोची के बाद इंफॉर्मेशन आईएनएस चेन्नई को लेकर, क्योंकि पूर्वी अरब सागर इसकी पोजीशन है जहां भारत तक सुरक्षित गलियारा बनाने का काम ये करता है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसी के साथ साथ आईएनएस मोरमुगाओ को लेकर भी बड़ी खबर है, जिसकी पोजीशन है पश्चिम मध्य अरब सागर और यमन के हमलों से सुरक्षा का इसका काम है। अब इंपॉर्टेंट ये है आईएनएस विशाखापट्टनम को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी पोजीशन है अरब सागर का क्षेत्र जो दूसरे जंगी पोत के साथ समन्वय बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता नजर आता है। तो अरब सागर में भारत के 5 युद्धपोत को लेकर ये बड़ी इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, बड़ी खबरें मिली हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक बड़ी भूमिका यहां पर भारतीय नेवी ने निभाई है। अब आपको बताते हैं भारतीय सेना कदम। 22 से 27 जनवरी तक उत्तरी बंगाल में सेना ने एक एयरबोर्न ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। इसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। इसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। एक्सरसाइज में वायुसेना के गरुड़ कमांडो, C-130 हर्क्यूलिस, AN-32 ने भी हिस्सा लिया। इसका मकसद सेना और वायुसेना के बीच समन्वय बनाना और सेना को एयरबोर्न अभियानों में धार बनाना था। आपको बता दें, इस ड्रिल में जवान आसमान से पैराशूट की मदद से जमीन पर उतरे और उसके बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरे ये जवान। ऑपरेशन की शुरुआत से एन पहले की ये तस्वीर आपके सामने। और जैसा कि आपको बताया कि इसका मकसद है सेना और वायुसेना के बीच समन्वय बनाना, सेना को एयरबोर्न अभियानों में और धार बनाना। अमेरिका के ओक्लाहोमा में सड़क हादसे की तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां हाईवे पर खड़ी कार में दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार बुरी तरह अनियंत्रित हुई। हमले में ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तस्वीरें हाईवे की हैं। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सफेद कार को किनारे खड़ा करके पूछताछ कर रहा है। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से कार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रैफिक पुलिस कर्मी दूर जाकर गिरा। जिस कार ने टक्कर मारी उसका भी बुरा हाल हुआ। काले रंग की ये कार टक्कर के बाद अनियंत्रित हो गई और पलटियां खाकर हाईवे के किनारे लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसे मामूली चोटें आई हैं। इटली के मिलान में भारी हिंसा की तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां एंटी इजराइल रैली में मारपीट हुई। आपको बता दें, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने लोगों को बुरी तरह पीटा। मिलान में बड़ी तादाद में लोग सड़क पर निकल आए और लोग इजराइल का विरोध जता रहे थे। ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, गाजा में हो रहे हमलों को रोकने की मांग की जा रही है। जोरदार नारेबाजी होती रही। इजराइल और अमेरिका से जंग रोकने की डिमांड की जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों को लाठियों से पीटा जाने लगा। प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल थे। पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। और कश्मीर में बर्फबारी की तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि इस साल बर्फ तो बहुत तरसा रही थी, लेकिन अब कश्मीर का इंतजार खत्म हो चुका है। करीब 2 महीने की देरी से कश्मीर में बर्फबारी हुई है। घाटी के गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, गुरेज, माछिल और शोपिया इलाके में जमकर बर्फ गिरी है। हालांकि जो टूरिस्ट निराश थे वो अब खुशी से झूमते नजर आए। गुलमर्ग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पूरे गुलमर्ग को बर्फ की इस चादर ने ढक दिया है। कश्मीर में बर्फ ना गिरने से पर्यटकों ने अपनी बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया था। टूर ऑपरेटर्स को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। अब पहाड़ी क्षेत्रों में कल से हो रही बर्फबारी से न केवल पर्यटक बल्कि स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कश्मीर में 4 फरवरी तक बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है।